हेलो लर्नर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 1। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सी। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमारे दो टर्म से मिलकर बना है, प्रोग्राम एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज आप सबको पता होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। सपोज दो लोग हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन करना है, आपस में कोई भी बात करनी है, तो उनको क्या चाहिए, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारी लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज हमारी किसी भी कोई भी हो सकती है, जैसे हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, तमिल हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और इन लैंग्वेजेस के क्या होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे हिंदी में सिर्फ हम छोटा बड़ा यूज़ करेंगे, इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। अब सपोज़ ये दोनों लोग हैं, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो इनको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज़ इनको हिंदी आती है और इनको भी हिंदी आती है, तो आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर लेंगे। अब अगर इनको हिंदी आती है और इनको इंग्लिश आती है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इनको क्या चाहिए होगा, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो कि इनकी बात इन तक पहुंचा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। नॉर्मल लाइफ में भी अगर हमें किसी से कोई भी काम करवाना होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको स्टेप्स बताते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। तो सामने वाला जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और लास्ट में क्या मिलता है, हमें एक आउटपुट मिलता है। तो एट दी एंड हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहली डेफिनेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन है दैट अलाउ ह्यूमन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, जो कि अलाउ करता है ह्यूमंस को टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू राइट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन है जो कि क्या करता है, ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे ह्यूमन को अगर कोई भी अपना वर्क करवाना है कंप्यूटर से, तो हमें उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने होंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं जो कि कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है और हमें आउटपुट देता है। पर प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, 0 और 1, 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ भी नहीं समझ में आता। तो अब फिर यहाँ पे नीड हो गई, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि इसको इंग्लिश आती है और इनको इंग्लिश हिंदी आती है और इनको इंग्लिश आती है, तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी कि जो दोनों की बात को, इनकी बात को सुने और इन तक ट्रांसलेट करके दे। ऐसे ही अब हमारा क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर भी हमारा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमने जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी मेनली टू टाइप्स की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। और कुछ लैंग्वेज जो होती हैं जिनमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर्स होते हैं, तो उनको हम कंसीडर करते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज में। जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में क्या होता है, लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर्स होते हैं, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है कि ये हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। पर ये कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, मेनली हमारी दो ही कैटेगरी होती है, लो लेवल एंड हाई लेवल। अब देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है वो हार्डवेयर के क्लोज होती है, मतलब मशीन के क्लोज होती है, हमारे कंप्यूटर के ज़्यादा क्लोज होती है, कंप्यूटर इसको ईजिली समझ सकता है। तो सब दो लेवल लैंग्वेज हमारी फर्दर डिवाइड होती है मशीन लैंग्वेज में एंड असेंबली लैंग्वेज में। जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या है, 0 और 1, मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिर्फ 0 और 1 में लिखी हो, 0 और 1 के अलावा उसमें कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट ना यूज़ किया गया हो, उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिस लैंग्वेज में हमने, सपोज ये हमारे यूज़र ने प्रोग्राम लिखा और ये हमारा सिस्टम है, तो इसको भी मशीन लैंग्वेज समझ में आ रही है और इसने जो प्रोग्राम लिखा है वो भी मशीन लैंग्वेज में लिखा है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और इन दोनों लैंग्वेजेस सेम है तो ट्रांसलेटर की भी नीड नहीं होगी। पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ पे जो कोड्स होते हैं, जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो यहाँ पे लर्न करने पड़ते हैं। जो प्रोग्रामर होता है उसको ये लर्न करने पड़ते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट होता है प्रोग्रामर के लिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये हमारा एक सिस्टम है, इसके लिए जो मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई है वो डिफरेंट होगी दूसरे के लिए। अगर सपोज़ हमने एक दूसरा सिस्टम यूज़ किया है, इसमें जो मशीन लैंग्वेज यूज़ होगी वो डिफरेंट होगी और इसमें मशीन लैंग्वेज जो होगी यूज़ डिफरेंट यूज़ होगी। तो प्रोग्रामर को ये लैंग्वेज
समझने में या इसमें प्रोग्राम लिखने में डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है और इसमें कोड्स को भी रिमेंबर करना पड़ता था। तो इसलिए जो हमारी मशीन लैंग्वेज है उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया, हमारे असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स फॉर्म कर लिए गए, जैसे 0 और 1 के जो कॉम्बिनेशन थे, तो जो ऐसे वर्ड्स, जो ऐसे कॉम्बिनेशन जो बार बार यूज़ हो रहे हैं उनको क्या कर दिया, एक निमोनिक वर्ड बना दिया, निमोनिक कोड बना दिया, जैसे ऐड, बिगिन एंड, ये सारे वर्ड्स बना लिए ताकि इसको हम यूज़ कर सकें। इसका कॉम्बिनेशन पहले से ही सिस्टम को बता दिया गया है कि इसका ये कॉम्बिनेशन है और इसका ये वर्क है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि जब हमने प्रोग्राम जो है वो अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हो, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटर की नीड होगी, क्योंकि प्रोग्राम दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया और मशीन लैंग्वेज ही इसको समझ में आती है। तो यहाँ पे हमारा एक असेंबलर यूज़ होता है, जो कि हमारा क्या है, एक ट्रांसलेटर है। अब ये भी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि ये लैंग्वेज भी हमारी मशीन डिपेंडेंट होती है, कि एक मशीन के लिए जो असेंबली लैंग्वेज है वो दूसरी मशीन के लिए असेंबली लैंग्वेज नहीं यूज़ होगी, डिफरेंट यूज़ होगी। क्यों डिफरेंट यूज़ होगी? सपोज़ किसी मशीन लैंग्वेज में स्टार्ट के लिए, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का यूज़ किया गया, और हो सकता है दूसरी मशीन में स्टार्ट की जगह बिगिन वर्ड यूज़ किया गया हो। तो ये अपने अपने निमोनिक्स को डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज में बनते थे, तो ये भी हमारी डिफ़िकल्ट थी। अब इन दोनों ये पूरी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या था, हमारी जो लैंग्वेज थी वो सिमिलर थी इंग्लिश लैंग्वेज के। जो प्रोग्राम्स हम लोग लिख रहे थे वो नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहे थे, तो ये जो प्रोग्रामर था उसके लिए ईजी था समझना, ईजियर टू लर्न थी। अब इसमें भी हमारे ट्रांसलेटर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये हाई लेवल में लिखी गई है तो इसमें भी ट्रांसलेटर की नीड होगी। तो इसमें जो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं वो होता है हमारा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो हाई लेवल के एग्जांपल्स हैं वो हैं पाइथन, पीएचपी, रूबी एंड जावा। ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। बट जो हमारी सी लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल की कैटेगरी में क्यों आती है, क्योंकि इसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज में। तो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन लो एंड हाई लेवल, ब्रिज की तरह वर्क करती हैं, किसके बीच में, लो और हाई लेवल के बीच में। अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होती है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखा गया है तो कोई भी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती है। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की नीड होती है। अब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल, लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर के लिए जो भी इनपुट होता है, जिस भी लैंग्वेज में आपने इनपुट दिया उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, और जो हमें यहाँ आउटपुट मिलता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। असेंबलर क्या है? अब असेंबलर, सपोज़ यहाँ पे एक पर्सन है जिसने की कोडिंग की है असेंबली लैंग्वेज में, और इसने बीच में एक असेंबलर यूज़ किया है इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को अगर हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमें असेंबलर का ही नीड होगी। असेंबलर के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको ट्रांसलेट कर सके। तो असेंबली लैंग्वेज में अगर हमारा कोड लिखा गया है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? असेंबलर का। अब इसको इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमने सोर्स कोड किस लैंग्वेज में लिखा है, असेंबली लैंग्वेज में, मतलब ये एज अ इनपुट यूज़ होगा हमारे असेंबलर के लिए। असेंबलर क्या करेगा, इस जो भी यहाँ पे कोड लिखा होगा उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों का सेम काम है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमारे एक राइटर हैं जिन्होंने 10 डायलॉग की एक स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि स्क्रिप्ट है तमिल में, पर जो हमारे एक्टर हैं उनको हिंदी आती है, और जिनको एक्ट करना है तो उनको हिंदी आती है, उनको तमिल समझ नहीं आती। तो यहाँ पे क्या किया गया है, बीच में एक इंटरप्रेटर का यूज़ किया गया है, एक ट्रांसलेटर जो कि है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे जो 10 डायलॉग्स की स्क्रिप्ट है, एक एक डायलॉग करके एक्टर को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। सबसे पहले पहला डायलॉग लिया, ट्रांसलेट किया किसमें, हिंदी में, और एक्टर को बताया। जैसे ही पहला डायलॉग एक्टर को मिलेगा, एक्टर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर सेकंड डायलॉग मिला, सेकंड डायलॉग इन्होंने ट्रांसलेट किया हिंदी में, फिर ये एक्टर को बता दिया। तो एक्टर ने सेकंड जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डायलॉग होगा उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो एक एक करके क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डायलॉग एक एक करके ट्रांसलेट हो रहा है, वन बाय वन ट्रांसलेशन हो रहा है। अब सपोज़ यहाँ पे फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ डायलॉग जो था उसमें कुछ एरर थी, तो इंटरप्रेटर बता देगा कि ये फिफ्थ लाइन में आपकी एरर है, इसको पहले आप करेक्ट करिए, फिर हम आगे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो तमिल में जो राइटर है वो उस एरर को
करेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रांसलेट होगी हिंदी में और फिर यहाँ पे एक्टर को बताई जाएगी, एक्टर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरप्रेटर जो कि क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है और प्रोसेसिंग भी यहीं पे स्टार्ट हो गई है। जैसे ही एक्टर को पहले डायलॉग मिला उसने उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझें तो सपोज़ ये हमारा सोर्स कोड प्रोग्राम लिखा गया है 10 लाइन्स का, हाई लेवल में किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इंटरप्रेटर अगर लगा हुआ है बीच में तो हम क्या करेंगे, एक एक करके लाइन ट्रांसलेट होगी जो कि किस में होगी, मशीन लैंग्वेज में एक कन्वर्ट हुई और वैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन मिला, पहला इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होगा मशीन कोड में 01 फॉर्म में और वो सीपीयू को दे दिया जाएगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में भी सब सेम एग्जांपल से समझते हैं। राइटर है जिन्होंने तमिल में 10 डायलॉग्स लिखे हैं, एक्टर को एक्ट करना है हिंदी में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरप्रेटर की जगह कंपाइलर यूज़ किया गया। कंपाइलर क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपाइलर ने एक साथ सारे डायलॉग्स ले लिए, 10 डायलॉग्स को ले लिया और इसका एक फाइल बना ली, 10 डायलॉग्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हिंदी में। अब जब इस कन्वर्जन स्टार्ट किया, सपोज़ यहाँ पे फिर से 5th लाइन में एरर आई तो यहाँ पे अपना कंपाइलेशन जो कन्वर्जन है वो रोक देगा, जो ट्रांसलेशन है वो रोक देंगे। फिर ये वापस इनको कहेंगे कि 5th लाइन में आपकी एरर है, इसको सही करिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो एरर जब करेक्ट हो जाएगी फिर ये पूरी बाकी लाइन को कंपाइल कर देंगे। अब जैसे ये पूरी सारी एरर फ्री हो जाएगा कोड पूरा, तो ये अब एक्टर को ये दे दिया जाएगा, ये ट्रांसलेट हो गया हिंदी में। एक्टर क्या करेगा, अब इसको रीड करेगा, इसके अकॉर्डिंग जो भी एक्ट होगा वो परफॉर्म करेगा। तो क्या डिफरेंस हुआ, इसमें लाइन बाय लाइन हो रहा था और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे क्या किया, पूरा एक साथ सारा कोड, सारे डायलॉग्स एक साथ ट्रांसलेट हुए, फिर उसको बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है। अगर इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझे तो जो हमारा सोर्स कोड है 10 लाइन का प्रोग्राम है, एक साथ कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ सारी लाइन्स को कंपाइल करके एक फाइल बना लेगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। वो ऑब्जेक्ट कोड फिर बाद में जब पूरा कंपाइल हो जाएगा तब सीपीयू को दिया जाएगा, सीपीयू उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेगा। ट्रांसलेटर को अब लैंग्वेज फॉर्म में समझ लेते हैं। ट्रांसलेटर हमारे क्या थे, 3 टाइप्स के थे, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। पहला क्या है, असेंबलर, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब इनपुट सोर्स कोड है, आउटपुट में मिलता है ऑब्जेक्ट कोड। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर बाद में एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल एन ASM नेट वाइड असेंबलर, MASM माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, ये क्या है, एक टाइप के असेंबलर हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन टू द इक्विवेलेंट मशीन कोड। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और कन्वर्ट करता जाता है मशीन कोड में। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन एक ही साथ होता है। एक लाइन कंपाइल हुई, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, दूसरी लाइन कंपाइल हुई, दूसरी लाइन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। अब एरर का क्या है, एरर लाइन बाय लाइन ये डिटेक्ट करता रहता है, जब तक कि एक लाइन में एरर है वो नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्जन ट्रांसलेशन के लिए नहीं मूव करता है। एग्जांपल क्या है, जो हमारे इंटरप्रेटर जो लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं वो है PHP, पर्ल, पाइथन, ये सब क्या है इंटरप्रेटर पे वर्क करती हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपाइलर। कंपाइलर का भी सेम काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे होल कोड इंटू ऑब्जेक्ट कोड, इट कन्वर्ट होल कोड इंटू ऑब्जेक्ट कोड, एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन हो रहा था, यहाँ पे पूरा कोड को एक साथ ये कंपाइल कर रहा है। कंपाइलेशन इज़ डन बिफोर एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलेशन होता है, मतलब पहले पूरा कोड जब कंपाइल हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा, तभी वो एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन मीन्स प्रोसेसिंग होगी। डिस्प्ले एरर आफ्टर कंपाइलेशन ऑल एट द सेम टाइम। अब ये एरर कब डिस्प्ले करता है, जब कंपाइलेशन हो रहा होता है। अब कंपाइलेशन में अगर इसको 5 एरर मिली तो ये 5 एरर बता देगा कि सारी एरर एक साथ बता देगा कि 5 लाइन इन लाइन्स में एरर है। और जैसे ही ये एरर फ्री होगा तभी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो कंपाइलर जो लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं वो होती हैं C++, C#, ये सारी क्या है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। अभी तक जो हम लोग ने टॉपिक कवर किए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ट्रांसलेटर, ये इसलिए हैं ताकि आपको नॉलेज हो कि ये होते क्या हैं। क्योंकि सी क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मिडिल लेवल है और जो कंपाइलर बेस्ड है। तो अगर आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, कंपाइलर का क्या वर्क होता है, तभी आप सी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप बाय डेनिस रिची। जो सी लैंग्वेज थी वो डेवलप किसने की थी, डेनिस रिची ने। ये नेम आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लैब्स। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लैब्स में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई है। तो वो क्या है, AT&T बेल लैब्स में इन USA। ईयर भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1972। नेक्स्ट है हमारा, सी वॉज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस दैट इज़ डिज़ाइनिंग द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनिशियली क्या हुआ था, सी हमारी जनरल पर्पस नहीं थी, सी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ की गई थी।
किस लिए यूज़ की गई थी? ताकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जा सके। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए हमारी सी लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। सी से पहले भी हमारी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस थी। सी लैंग्वेजेस हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज। सी से पहले जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो थी हमारी एल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज। ज़्यादातर जो बी लैंग्वेज के फीचर्स हैं वो सी लैंग्वेज में यूज़ किए गए हैं। इट यूजेस मैनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम दीज लैंग्वेजेस वाइल इंट्रोड्यूस मैनी न्यू कॉन्सेप्ट लाइक डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, पॉइंटर एक्सेट्रा। तो जब सी लैंग्वेज हमारी डिज़ाइन की गई थी तो हमारे ये जो पुरानी लैंग्वेजेस थी इनसे भी फीचर्स लिए गए और कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए जैसे डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन 1989 सी लैंग्वेज वॉज फॉर्मलाइज्ड बाय ANSI। ANSI क्या है? इंस्टीट्यूट है, कमेटी है जो कि लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्डाइज करती है। तो सी लैंग्वेज कौन सी ईयर में स्टैंडर्डाइज हुई थी? 1989 में, जो कि किसने करी थी? ANSI ने। In 1990, a version of C language was approved by International Standard Organization। ISO ने 1990 में इसको अप्रूव किया था। इसके सी लैंग्वेज के वर्जन को ISO ने भी अप्रूव किया हुआ और ANSI ने भी अप्रूव किया गया। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि कौन से ईयर में स्टैंडर्डाइजेशन या फिर फॉर्मलाइजेशन हुआ था और किस ईयर में ISO ने इसको अप्रूव किया था। सी इज़ सो पॉपुलर। सी पॉपुलर क्यों है? बिकॉज इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था दैट सी हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट आर एल्गोल, BCPL एंड बी। Let's understand how with the help of this chart. Okay, in 1960 इंटरनेशनल कमेटी ने एक लैंग्वेज डिज़ाइन की जिसका नाम था एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। ये लैंग्वेज हमारी साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती थी और ये लैंग्वेज हमारी पहली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी। मतलब इसमें हम प्रोग्राम को या अपने कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते थे और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते थे, जो कि लेटर सी लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट किया गया था। बट एल्गोल का जो सिंटैक्स था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट लैंग्वेज जिसने सी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया था वो थी हमारी BCPL। 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज डिज़ाइन की जिसका फुल फॉर्म था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती थी, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, कंपाइलर्स को, डिवाइस ड्राइवर्स को, इन सब की डिज़ाइनिंग के लिए हमारी BCPL लैंग्वेज यूज़ होती थी। BCPL के काफ़ी फीचर्स जो हैं सी में अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे कि BCPL का जो सिंटैक्स था बहुत सिंपल था, तो सी लैंग्वेज में इसके सिंटैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, यूज़ किया गया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज आई बी लैंग्वेज 1970 में, जिसको डिज़ाइन किया था केन थॉम्सन ने AT&T टीबेल लैब्स में। बी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस थी जैसे कि लैक ऑफ डेटा टाइप। इसलिए डेनिस रिची ने बी के इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज डिज़ाइन की। 1972 में डेनिस रिची ने फर्स्ट स्टेबल वर्जन सी का रिलीज़ किया। इनिशियली ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एफिशिएंटली कोड करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए इस लैंग्वेज को बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिल गई और दूसरे एरियाज़ में भी ये यूज़ होने लगी और ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज बन गई। फिर 1978 में कार्निगन एंड डेनिस रिची ने एक और वर्जन रिलीज़ किया जिसका नाम दिया K&RC। इसमें उन्होंने सिंटैक्स और स्ट्रक्चर पे वर्क किया था, इम्प्रूव किया था। फिर 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कमेटी ने इसको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड किया। ये प्रोसेस हमारा 1983 में स्टार्ट हो गया था और फाइनली 1989 में इसका वर्जन ANSI सी रिलीज़ किया गया। सी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए 1990 में ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सी को अप्रूव किया और इसका नाम दिया ISO C, ताकि ये इंटरनेशनली अडॉप्ट किया जा सके। पूरे ग्लोब में हमारे जो प्रोग्रामर हैं वो सी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकें। इसके बाद फिर बहुत सारे वर्जन्स आए जैसे C99, C11, C17, जो कि इसके इम्प्रूव वर्जन थे। C99 में बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड किए गए। C11 में मल्टी थ्रेडिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इशूज़ पे वर्क किया गया। C17 में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जैसे बग्स को फिक्स करने के लिए एक और वर्जन रिलीज़ किया गया। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के फीचर्स से मतलब होता है उसकी क्वालिटीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हिंदी में हम बोलें तो उसकी विशेषताएं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स एंड देन विल डिस्कस वन बाय वन। लाइक main features of C language are simple, general purpose, case sensitive, middle level, portable, faster, extensible, structured, rich library, memory management। ये सारे पॉइंट्स अगर हमें याद होंगे तो इसको हम सिंपली एलेबोरेट कर लेंगे। इसको लर्न करने की एक सिंपल सी टेक्निक है, जैसे कि हम इसको एक निमोनिक फॉर्म कर लेते हैं जैसे असेंबली लैंग्वेज में फॉर्म किए जाते थे, लाइक CRPF जेम्स।
CRPF आपको सबको पता होगा CRPF क्या होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, तो उससे ये शॉर्ट वर्ड याद कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट है जेम्स, जो प्रीशियस स्टोन्स को बोलते हैं वो जेम्स हमारे होते हैं। तो सी लैंग्वेज के जेम्स या फिर CRPF, ये अगर आपको वर्ड याद हो गया तो ये याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे C फॉर केस सेंसिटिव, R फॉर रिच लाइब्रेरी, P फॉर पोर्टेबल, F फॉर फास्टर, G फॉर जनरल पर्पस, E फॉर एक्सटेंसिबल या फिर ईजी, M फॉर मेमोरी मैनेजमेंट एंड S फॉर स्ट्रक्चर्ड। Let's go through them one by one. First one is simple and easy. C is a simple language with small set of keyword and easy to use or learn. अगर C का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तो सी में कोड करना इजी हो जाता है, और इसमें बहुत थोड़े से ही सेट ऑफ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल पर्पस और केस सेंसिटिव। इनको दो सेपरेट पॉइंट्स भी आप बना सकते हो। जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, ना कि सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए। इनिशियली क्या हुआ था कि ये एक स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई थी, मीन्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए, बट बाद में ये बहुत सारी वैरायटी में यूज़ होने लगी। सी इज़ डिज़ाइन टू बी यूज फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस रादर देन बीइंग स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर टास्क। नेक्स्ट है हमारा केस सेंसिटिव। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट इज इट्स ट्रीट अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एज अ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट। सी केस सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। सपोज अगर आपने एक स्मॉल ए लिखा है और एक कैपिटल ए लिखा है तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। सपोज आपने SUM लिखा है और स्मॉल SUM लिखा है तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज हमारी सी मिडिल लेवल होती है। सी पोजेस फीचर्स ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। सी में दोनों के फीचर्स होते हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पोर्टेबल। सी प्रोग्राम कैन रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे हैव अ कंपाइलर। पोर्टेबल मीन्स मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे इसको रन कर सकते हैं। सी प्रोग्राम को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं जब तक कि उसमें कंपाइलर है। अगर सी का कंपाइलर किसी भी कंप्यूटर में है तो उसमें हम सी का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। दिस मेक सी प्रोग्राम इजी टू शेयर एंड यूज़ ऑन वेरियस डिवाइस। इससे क्या होता है, सी का प्रोग्राम शेयर करना इजी हो जाता है और वेरियस डिवाइसेस पे भी हम रन कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, आपने अपने घर पे कोई भी प्रोग्राम बनाया, उसको आपको स्कूल में दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने घर के सिस्टम पे प्रोग्राम जो बनाया उसको शेयर कर देंगे अपने स्कूल के किसी भी मीडियम से, आप इसको शेयर कर देंगे और ये प्रोग्राम जो आपने यहाँ पे कोड किया था वो आप यहाँ पे भी रन कर सकते हैं अपने स्कूल के सिस्टम पे। तो ये क्या होता है, हमारा सी लैंग्वेज पोर्टेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फास्टर। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज इज़ फास्टर। क्योंकि कंपाइलर यूज़ करता है ये सी लैंग्वेज हमारा, तो इसमें जो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाता है। सिक्स पॉइंट है हमारा एक्सटेंसिबल, बिकॉज इट कैन ईजिली अडॉप्ट न्यू फीचर्स। सी लैंग्वेज में आप आसानी से कोई भी फीचर्स को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिच लाइब्रेरी। सी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक्स द डेवलपमेंट फास्टर। सी क्या करता है, हमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनका पूरी कोडिंग की हुई होती है, डायरेक्टली बस हमें इनको कॉल करना होता है और हम अपने प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो हम फंक्शंस का यूज़ करके ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शन, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई। क्या है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मीन्स कि हमारा एक कोई बड़ा प्रोग्राम है, उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें प्रोग्राम को समझना और उसको मॉडिफाई करना ईजी हो जाते हैं। सपोज़ आपको एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है जिसमें फंक्शंस होने चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम को 4 डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट है जो कि एडिशन कर रहा है, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवीजन। इससे क्या होगा कि आपको कोड को समझना इजी हो जाएगा। एक पार्ट है जिसमें सिर्फ एडिशन हो रहा है, एक पार्ट जिसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको कोड में एरर फाइंड करना भी ईजी हो जाता है। तो सी हमारी क्या एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम मॉड्यूलैरिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। सी अलाउज अस टू क्रिएट एंड फ्री अप मेमोरी वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, दिस हेल्प्स टू यूज़ मेमोरी एफिशिएंटली। क्या होता है, सी लैंग्वेज जो है हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें कि हम मेमोरी को क्रिएट भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस malloc एंड फ्री। इन फंक्शंस का यूज़ करके हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और डी एलोकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम की जो मेमोरी होती है वो हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं सी लैंग्वेज की एप्लीकेशंस की, मतलब सी को हम किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स, यूनिक्स एंड विंडोज़ हैव की कंपोनेंट रिटन इन सी। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ की कंपोनेंट्स जो हैं वो किस में लिखे गए हैं, सी लैंग्वेज में। इट्स एबिलिटी टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली मेक्स इट आइडल फॉर
ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। क्यों? सी लैंग्वेज में जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने की कैपेबिलिटी होती है, इसकी वजह से ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। मैनी एम्बेडेड डिवाइसेस लाइक माइक्रो कंट्रोलर, ऑटोमोटिव सिस्टम्स यूज़ सी प्रोग्रामिंग। एम्बेडेड डिवाइसेस क्या होती हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो डिवाइसेस डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, हमारा माइक्रोवेव्स हो गए, इनमें भी हमारे क्या यूज़ होता है? सी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। इनके सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सी लैंग्वेज जो है काफ़ी सूटेबल होती है। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मैंने कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर रिटन इन सी। बहुत सारी लैंग्वेजेस के जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और सी का खुद का कंपाइलर जो है वो भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि इट्स अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द मेमोरी। ये डायरेक्ट मेमोरी से मेमोरी को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है और एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेम डेवलपमेंट। वाइल मॉडर्न गेम्स यूज एडवांस लैंग्वेजेस, सी अलॉन्ग विद सी प्लस प्लस इज स्टिल यूज इन गेम इंजन एंड लोअर लेवल पार्ट ऑफ गेम प्रोग्रामिंग बिकॉज इट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस। बहुत सारे गेम्स हैं जैसे कि सुपर मारियो के कुछ वर्जन या प्रिंस ऑफ पर्शिया आप लोगों ने खेला होगा, वो हमारी किस में कोडिंग हुई है? सी लैंग्वेज में। बहुत सारे मॉडर्न गेम्स जो हैं वो एडवांस लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल गेम्स के इंजन को डिज़ाइन करने के लिए सी लैंग्वेज ही यूज़ होती है। एंड हमारा डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं? जो कि हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लें स्कूल का डेटाबेस, तो स्कूल के डेटाबेस में क्या होगा? स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, सबकी डिटेल्स होंगी। तो उसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया गया होगा जहाँ पे उन सबकी इन्फॉर्मेशन को रखा गया होगा। तो ऐसे ही हमारे डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। इनके लिए हम डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं। सी लैंग्वेज हमारी हेल्पफुल होती है डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। इट अलाउज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एक्सेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए। माई एसक्यूएल क्या है? एक तरह का डेटाबेस है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के फॉर्म में। जैसे आपने पढ़ा होगा, टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी, जिसमें हम क्या करते थे? डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे। तो उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी हमें प्रोटोकॉल्स की नीड होती है। उन प्रोटोकॉल्स को लिखने के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग यूजेस सी टू क्रिएट नेटवर्क एप्लीकेशन एंड मैनेज कनेक्शन बिटवीन डिवाइस। नेटवर्क प्रोग्रामिंग करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जो हमारी एक प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी ट्रांसफ़र कंट्रोल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो भी हमारी किस में लिखी हुई है? सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवाइस ड्राइवर्स। सी इज़ यूज टू राइट डिवाइस ड्राइवर्स दैट इनेबल हार्डवेयर डिवाइसेस टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? हमारे डिवाइस ड्राइवर्स जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, वो जब ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा डिवाइस ड्राइवर्स की नीड होती है। डिवाइस ड्राइवर अगर नहीं होगा, सपोज प्रिंटर को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमें प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर चाहिए होगा। तो जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो भी हमारे किस में लिखे जाते हैं? सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक कंप्यूटिंग। सी इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड सिमुलेशन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सी की हेल्प से हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज हमारी जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड होती है उसमें भी काफ़ी यूज़ होती है। मोबाइल एप्लीकेशंस में भी हमारी सी लैंग्वेज यूज़ होती है। सम मोबाइल एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग सी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो कि सी लैंग्वेज का यूज़ करती हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जो हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें भी हमारी सी लैंग्वेज यूज़ होती है। सी इज़ ऑल्सो यूज इन सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस लाइक राइटिंग एंटीवायरसेस, इंक्रिप्शन टूल्स एंड फायरवॉल्स। इन सब में भी हमारी सी लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे हमने फीचर्स में निमोनिक फॉर्म किया था, वैसे इसको लर्न करने के लिए भी निमोनिक फॉर्म कर लेते हैं। कोड SMS GN, गुड नाइट। कोड SMS गुड नाइट। ये शॉर्ट अगर निमोनिक आप याद कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन लर्न करना ईजी हो जाएगा। C फॉर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, O फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, D फॉर डिवाइस ड्राइवर्स या फिर डेटाबेस सिस्टम, E फॉर एम्बेडेड सिस्टम, S फॉर सिक्योरिटी, M फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, S फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, G फॉर गेम डेवलपमेंट एंड N फॉर नेटवर्किंग। अगर ये वर्ड याद होगा तो आपको ये टर्म्स याद आ जाएंगे, उसके अंदर का कंटेंट फिर आप इजीली लिख पाओगे। अब हम देख लेते हैं इसमें टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मैनी फीचर्स ऑफ सी वर डिराइव फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज से हमारे सी लैंग्वेज के काफी फीचर्स डिराइव किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड एट AT&T Bell Labs बाय डेनिस रिची। AT&T Bell Labs में हमारी सी प्रोग्रामिंग को डिजाइन किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड इन ईयर 1972। 1972 में हमारी सी प्रोग्रामिंग को डिजाइन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसने स्टैंडर्डाइज किया था? ANSI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर की हेल्प से सी के प्रोग्राम्स को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सी हैज बीन डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में मेंशन है और लास्ट ईयर ये पूछा भी गया था 2024 में। हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? तो आंसर है डेनिस रिची। लास्ट क्वेश्चन है सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ द सी लैंग्वेज? डेनिस रिची इज द फादर ऑफ द सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज एंड व्हेन? सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची इन 1972। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर्स 1 मार्क्स में अगर पूछे जाएंगे तो सिर्फ आपको नाम मेंशन कर सकते हैं। जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी CRPF जेम्स करके, उसमें सिर्फ आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि 4 या 8 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है वो है राइट द हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज, या फिर गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज, या राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। इन तीनों क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट है हमारा सी इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक्सप्लेन। तो ये हमें एक्सप्लेन करना होगा कि सी मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसमें लो लेवल और हाई लेवल के फीचर्स होते हैं। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फीचर से रिलेटेड है, व्हाई इज सी लैंग्वेज पॉपुलर टुडे? डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सी लैंग्वेज और राइट द एडवांटेजेस ऑफ द सी लैंग्वेज। इन चारों क्वेश्चन में आपको फीचर्स ही बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज सी लैंग्वेज यूज, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कहाँ यूज होती है या फिर एप्लीकेशन, इस तरह से पूछा जाए तो दोनों में सेम ही आंसर लिखना है आपको, एप्लीकेशन। आई होप आपको सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।